नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा वीडियो है, इस मतलब कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है टेक महिंद्रा। अब देखिए टेक महिंद्रा आप सभी जानते हैं महिंद्रा ग्रुप की ही एक कंपनी है और देखा जाए तो इस कंपनी के ऊपर हमेशा हर किसी का एक ही कहना है कि इस कंपनी आईटी सेक्टर एक लीडर कंपनी बन सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि कंपनी का जो ग्रोथ है वो अच्छा खासा धीरे धीरे करके ग्रोथ अच्छा खासा हो रहा है, क्योंकि इसका मार्केट के वाइज कंपनी इंडिया के 6 लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज कंपनी है और आईटी सॉल्यूशंस कंपनी है और इस कंपनी का मार्केट कैप करीबन 1,11,000 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब इस कंपनी के बड़ा होने का चांसेस और भी ज्यादा है। और कंपनी के सबसे जो बेस्ट पॉइंट है, कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है और कंपनी का ROC 22% के आसपास है। तो सबसे जो मेन पॉइंट्स है इसके बारे में चर्चा करूं तो कंपनी के ऊपर देखिए 1 रुपया भी कर्जा नहीं है, छोटे मोटे कर्जा है और कंपनी के जो पी रेशियो है वो भी इंडस्ट्रीज पी रेशियो के सेम टू सेम देखने को मिला। एनुअली इनकम भी अच्छा खासा हो रहा है, उस हिसाब से प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा देखने को मिले। और एक चीज मैं और भी बता दूं, कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके बारे में बात करूं तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आपको एक सेल्स और एक्सपेंस के मामले में बात करूं तो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो लगातार यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। तो सेल्स के बारे में बात करूं तो पिछले बार कितना था, 13,100 करोड़ और इस बार कंपनी का सेल्स कितना हुआ, 12,800 करोड़। सिर्फ इस बार कंपनी का सेल्स थोड़ा सा कम हुआ और उस बेसिस में कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखा और जिसके चलते कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ा सा कम हुआ। थोड़ा सा मतलब कंपनी की इस बार 50% आसपास कम हो चुके हैं। इसका मतलब कंपनी जो एस्टिमेट किया गया था, एस्टिमेट को कंपनी बीट नहीं कर पाया, चाहे आप ईयर ऑफ ईयर बेसिस में हो चाहे आप क्वार्टर बेसिस में हो, दोनों में ही कंपनी का एस्टिमेट यहाँ पे बीट नहीं कर पाए। मेरे हिसाब से इस चीजों को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एस्टिमेट के हिसाब से बात करूं तो एस्टिमेट यहाँ पे मतलब एस्टिमेट यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक होने का कोशिश, मतलब एस्टिमेट यहाँ पे कम हो रहा है, सॉरी एस्टिमेट यहाँ पे बीट नहीं कर पाए। तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी कम हुआ और क्वार्टर बेसिस में कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कम देखने को मिला। तो दोनों तरीके से कंपनी का एस्टिमेट मिस हुआ, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिला। अभी कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। उस हिसाब से कंपनी का बोरिंग्स तो है, मतलब उतना ज्यादा बोरिंग्स नहीं है। कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा और कंपनी को कितना ट्रेड रिसीव हुआ वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। कंपनी की इस पास 7,300 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीव हुआ, जो पिछले लास्ट 2 क्वार्टर्स में आपको अच्छा खासा, मतलब 2 ईयर्स में अच्छा खासा कंपनी का ट्रेड रिसीव हुआ था 11,900 करोड़ से 12,800 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FIDS पब्लिक, हर किसी के पास इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट देखने को मिले। चाहे प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स है वो 35% के आसपास है, FIs के पास जो होल्डिंग्स है वो 26% के आसपास है, DS के पास जो होल्डिंग है वो 27% के आसपास होल्डिंग है और पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो करीबन 11% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। तो हर दिशा में दिखाए तो कंपनी की जो होल्डिंग्स है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिले हैं। अभी लास्ट कुछ फ्यू डेज का कंपनी का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो डिलीवरी का जो परसेंटेज है वो यहाँ पे लगातार बढ़ते चले जा रहे थे। अभी बीच में थोड़ा सा कम हुआ और फिर से देखिए कंपनी का जो डिलीवरी का जो परसेंटेज है वो लगातार यहाँ पे इंक्रीजिंग मोमेंटम में देखने को मिला और इस बार थोड़ा सा डिलीवरी कम भी हुआ है। अभी यही चीज को मैं डिस्कशन करूं मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न में, तो आप देखेंगे जो ये जो शेयर का जो करेक्शन हुआ, इस करेक्शन कुछ ऐसे वैसे कारण में नहीं, कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहां पे कम हुआ और आईटी सेक्टर के ऊपर स्लो डाउन देखने के कारण इस कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिला। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर अभी टेक महिंद्रा के ऊपर क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपका लॉन्ग पर्सपेक्टिव व्यू से कंपनी के ऊपर आप फोकस रखना चाहते हैं, कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आप लॉन्ग के बारे में जरूर सोचिए। और जो लोग स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर काम करते हैं, शॉर्ट टर्म के ऊपर करते हैं, उसके लिए जरूर कहूंगा यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ कफ विथ 100 पैटर्न्स और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। हाँ, बहुत सारे जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे करेक्शन हुआ है और भी गिर सकते हैं, तो गिर मतलब और भी अगर गिरे तो नीचे जो डाउन साइड का जो रेंज है 949 रुपीज, इस लेवल तक आने का चांसेस है। अभी यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा वो तो आपको बाद में देखने को मिलेगा। जो रेंज क्रिएट हो रहा है उस हिसाब से देखा है तो करेक्शन होने का चांसेस भी देखने को मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट
नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है एल&टी माइंटी। तो सॉरी एलटीआई माइंटी। तो एक्चुअली एलटीआई माइंटी ये भी एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। और टेक महिंद्रा के बाद अगर इस कंपनी का नाम दिखा दूं तो टेक महिंद्रा से पहले इसका नाम दिखेगा, क्योंकि इस कंपनी इंडिया के 5th लार्जेस्ट आईटी सेक्टर कंपनी है। और यहाँ पे एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि एल&टी माइंटी के ऊपर आपको एक चीज जरूर देखने को मिलेगा, कंपनी का जो कर्जा है वो 0 है और कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो के सेम टू सेम है। कंपनी का अच्छा खासा इनकम भी है और प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर से लेकर इंटरेस्ट कवरेज और रिटर्न ऑफ एसेट, उसके साथ साथ आरओसी 3 साल में सब कुछ परसेंटेज वाइज बहुत बेस्ट लेवल में देखने को मिला। अभी आपको क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आपको शानदार तरीके से देखने को मिलेगा। 8,200 करोड़ से बढ़ के हो चुके 8,900 करोड़। अभी एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो 6,500 करोड़ से बढ़ के हो चुके 7,200 करोड़। तो कंपनी का सेल्स भी बढ़ा, एक्सपेंस भी बढ़े और उस हिसाब से कंपनी का जो एक प्रॉफिटेबिलिटी है वो नेट प्रॉफिट 1100 करोड़ से बढ़ के हो चुके 1160 करोड़ के आसपास। इसका मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी कुछ इस तरीके से देखने को मिला है। अभी टोटल जो इन्वेस्टर है उसके बारे में चर्चा करूं तो प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी आपको दिखेगा। तो कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है और जिस तरीके से खुद का मतलब मेंटेनेंस भी कंपनी करते हैं। जैसे इस बार देखिए कंपनी सबसे ज्यादा कर्जा लिया 1740 करोड़ के आसपास। अभी कर्जा किस बेसिस में लिया आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर कोई लॉन्ग टर्म कर्जा नहीं है, शॉर्ट टर्म में छोटा मोटा कर्जा है। जितने कर्जा कंपनी इस बार उठाया उसके सारे के सारे पैसा वो लीज लाइबिलिटी के लिए उठाया। अभी लीज लाइबिलिटी होता क्या है, देखिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा, लीज लाइबिलिटी का मतलब है कि कंपनी के ऊपर जो मतलब लाइबिलिटीज है, मतलब कंपनी के जो मान के चलिए किसी भी कर्जे में किसी भी भाड़े पे किसी भी घर को वो हायर कर रहा है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। तो वही उसी चीज को लीज लाइबिलिटी कहा जाता है। जैसे मान के चलिए आपने एक दुकान करने के लिए घर को भाड़े पे लिया तो उसके लिए आपको डिपॉजिट मनी देना पड़ेगा, वही हो जाता है लीज लाइबिलिटी। इसी तरीके से कुछ लीज लाइबिलिटी के हिसाब से कंपनी मार्केट से पैसा उठाया और मतलब कर्जा लिया। और कंपनी के फिक्स्ड एसेट भी देखिए लगातार फिक्स्ड एसेट बढ़ता चला गया। और CWIP के बारे में बात करूं तो यहाँ पे भी आपको 130 करोड़ के आसपास CWIP देखने को मिला। अजय इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो कंटिन्यूअसली एक डिलीवरी अच्छा खासा लेवल में यहाँ पे देखने को मिला है। कंपनी का अच्छा खासा डिलीवरी का डेटा देखने को मिले और उसी हिसाब से मैं एक चीज और भी आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर जो चार्ट पैटर्न है वो भी कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट किया। शोल्डर कम हेड कम शोल्डर क्रिएट, मतलब सॉरी शोल्डर नहीं, यहाँ पे कफ विथ हैंडल 3 बार यहाँ पे हैंडल क्रिएट पैटर्न क्रिएट किया। जब कंटिन्यूअसली कोई भी कंपनी के हैंडल क्रिएट होता है तो एक बात को आपको याद रखना है कि यहाँ पे वो हैंडल अगर ब्रेकआउट करे तो और कंफर्मेशन करे तो हायर चांसेस है वो टारगेट तक इजीली अचीव कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से वो टारगेट को इजीली अचीव कर सकते हैं और इस टारगेट को वो इजीली अचीव करेंगे वो भी कितना 20% के आसपास। अभी इस कंपनी के बारे में आपका क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है ओलेक्ट्रिक इंटेक। देखिए ओलेक्ट्रिक इंटेक के बारे में चर्चा करूं तो इस कंपनी एक देखा जाए तो एक बसेस बनाने वाला कंपनी है और ओलेक्ट्रिक इंटेक के इलेक्ट्रिक बसेस इंडस्ट्रीज में 82% के आसपास इसका रेवेन्यू जनरेट होते हैं बसेस से। और बाकी जो है वो इंसुलेटर मतलब पॉलीमर इंसुलेटर जो है उसके ऊपर कंपनी 18% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप 9,500 करोड़ के आसपास देखने को मिला और कंपनी का आरओसी ROE दोनों ही एवरेज लेवल के आसपास है। अभी कंपनी का डेप्थ जो है वो ना के बराबर है और प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। अभी कंपनी के ऊपर कैश फ्लो के बारे में बात करूं तो आप कैश फ्लो देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जो कैश फ्लो है वहां पे आपको एक चीज दिखेगा वो है कंपनी का कर्जा। देखिए कंपनी ने क्या किया, प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स में कंपनी 109 करोड़ के आसपास यहाँ पे क्या किया, कर्जा उठाया था। अभी कंपनी के ऊपर जो कर्जा है पिछली बार का जो कर्जा था उस कर्जे को धीरे धीरे करके कंपनी रीपेमेंट भी किए। अभी इस बार इतना ज्यादा कर्जा क्यों उठाया गया उसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि कंपनी के ऊपर अगर आप पेड रिसीवेबल मतलब कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला कितना काम मिला अगर वो देखेंगे
तो 520 करोड़ के आसपास कंपनी को काम मिला है। और 520 करोड़ के आसपास जब किसी कंपनी के ऊपर प्रोजेक्ट मिला तो वो कंपनी उस काम को कंप्लीट करने के लिए उसके हाथ में पैसा होने का जरूरत है, मगर अल्टीमेटली इसके हाथ में उतना पैसा नहीं है। तो आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया। कंपनी प्रॉफिट कमाया करीबन 80 करोड़ के आसपास। और कंपनी के ऊपर देखा जाए तो हाथ में कैश कितना है, हाथ में कैश एकदम देखा जाए तो नेगेटिव में है। तो इसीलिए कंपनी ने क्या किया, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, इस 520 करोड़ के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कंपनी क्या किया, कर्जा उठाया। अभी लोन लिया, तो लोन कितना लिया, 131 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, सर इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को तो और भी ज्यादा कर्जा लेना चाहिए था। देखिए प्रोजेक्ट जो मिला कंपनी को 1 साल के लिए नहीं, कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए लिया, मतलब मिला, तो जिसका टाइम पीरियड करीबन 3 से 4 साल तक है। तो सोचिएगा यहाँ पे जब लॉन्ग टर्म के लिए प्रोजेक्ट मिलता है तो वो ज्यादा कर्जा इस बार लेकर क्या करेंगे, वो तो धीरे धीरे करके काम करेंगे ना। तो देखिए मान के चलिए आपके दुकान में 5 लाख ही प्रोडक्ट आप रख सकते हैं, उसके ज्यादा आपका दुकान में रखने का जगह नहीं है। तो क्या आप 15 लाख की प्रोडक्ट खरीदारी कर लेंगे माल रखने के लिए? बिल्कुल नहीं ना। तो उसी तरीके से धीरे धीरे करके जब आपका माल सेल होंगे और भी आप प्रोडक्ट ऐड करते जाएंगे। तो वही सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके भरोसा करना स्टार्ट किए हैं। और लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो और ओलेक्ट्रा गिनटेक के ऊपर 30 to 40% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला है। अभी इसका चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो ओलेक्ट्रा गिनटेक में आपको कुछ इस तरीके से रेंज देखने को मिला और इस रेंज को ब्रेकआउट करके ऊपर गया। अभी फिर से एक रेंज क्रिएट हुआ, उसके बाद एक धमाका हुआ था, अभी डाउन साइड में एक ट्रेड हुआ और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली एक वॉल्यूम के आसपास देखने को मिला है। अभी जो सिचुएशन है कंपनी का, एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है, इस रेंज को जब ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक भी करना, और अभी तक अपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया वो भी कर सकते हैं, नीचे लिंक्स अवेलेबल है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड। तो बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड एक देखा जाए तो एक एग्रो केमिकल्स कंपनी है। तो इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, वो है डिविडेंड का। कंपनी 105 करीबन 1050% के आसपास डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। इसका डिविडेंड का परसेंटेज जो है वो इसके हिसाब से बात करूं तो कंपनी का 105 के आसपास टोटल डिविडेंड मिलेगा, और वो भी कब, 16 तारीख को डिविडेंड मिलेगा। तो एक था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।